दोस्तों, इशफाक अहमद का एक जुमला है कि इंसान जिस चीज़ को बांटता है उसके पास वही चीज़ बढ़ती है। अगर वो प्यार बांटता है तो प्यार बढ़ता है, खुशी बांटता है तो खुशी बढ़ती है, और इसी तरह अगर वो नफरत बांटता है तो नफरत इज़ व्हाट ही गेट्स। डकी भाई के केस के अंदर भी हमें यही चीज़ नज़र आती है। अगर आज पूरा पाकिस्तान डकी भाई को क्रिटिसाइज़ कर रहा है तो ये वही क्रिटिसिज्म है कि जिसका इस्तेमाल कभी डकी भाई किया करते थे दूसरे लोगों की ज़ाती और प्रोफेशनल लाइफ को रोस्ट करने के लिए। अगर आज डकी भाई पूरे पाकिस्तान के अंदर मजाक बन के रह गए हैं तो ये वही मजाक है जो कभी डकी भाई दूसरों की माँ बहनों का उड़ाया करते थे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े यूट्यूबर के डाउनफॉल की, और एक अनबाइज्ड एनालिसिस के साथ देखेंगे कि आखिरकार ये डाउनफॉल आया क्यों। कि शाम अदरीस की चंद दिन पहले आने वाली वीडियो इस डाउनफॉल की ही वजह है, ये कुछ और भी फैक्टर है जो कि डकी भाई के जवाल की वजह बनी। तो चलिए बात करते हैं। 2017-18 एक ऐसा वक्त था कि जब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का फौदान पाया जाता था। हमें चंद के नाम सुनने को मिलते हैं, जैसे इरफान जुनेजो हो गया, मोरू हो गया। उस वक्त पाकिस्तान के यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स के अंदर एक नाम उभर के आता है डकी भाई। डकी भाई का कंटेंट हुआ करता था रोस्टिंग करना। रोस्टिंग का फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि आपके सामने गेम चलती है और उसके ऊपर वॉइस ओवर किया जाता है। रोस्टिंग वैसे तो एंटरटेनमेंट की कैटेगरी के अंदर आती है कि जिसके अंदर एक आदमी दूसरी किसी शख्स को रोस्ट करता है, यानी उसका मजाक बनाता है। लेकिन डकी भाई की तरफ से की जाने वाली रोस्टिंग कोई आम रोस्टिंग नहीं थी, बल्कि ये बड़ी बोल्ड रोस्टिंग थी, क्योंकि इस रोस्टिंग के अंदर डकी भाई बड़ी ज्यादा अब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे। हर 4 से 5 सेकंड बाद गालियां निकालना तो जैसे डकी की वीडियोस के अंदर फर्ज हुआ करता था। अब जब ये बंदा सामने आया तो उस वक्त की जनरेशन ने इसको देखा और समझा कि यार ये बंदा तो बड़ा कूल है, ये तो बड़ी कमाल की बेइज्जती करता है, और ये शख्स हिट होने लग गया। और फिर जैसा कि हमारे पूरे पाकिस्तान के अंदर ट्रेंड है कि जब एक बंदा किसी काम में कामयाब हो जाए तो फिर सारे लोग उसी की कॉपी करने लग जाते हैं। रोस्टिंग के अंदर भी ऐसा ही हुआ। डकी भाई की कामयाबी को देखकर बहुत से लोग ऐसे आए और रोस्टिंग का एक ट्रेंड पाकिस्तान के अंदर सेट होने लग गया। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इस ट्रेंड ने पाकिस्तान की नेगेटिव इमेज को इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पोर्ट्रे किया, जहां पर यह बात कहना गलत नहीं होगा कि डकी भाई ही वो बंदा था कि जिसने पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब को एक फुल फ्लेज वे के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया। वहां पर यह कहना भी गलत नहीं कि डकी ही वो शख्स था कि जिसने पाकिस्तान के अंदर इस नेगेटिव ट्रेंड को सेट करने की बुनियाद रखी। डकी भाई के करियर के अंदर एक सडन राइज तब आया जब डकी भाई और शाम अदरीस कंट्रोवर्सी सामने आई। सोशल ब्लेड इसका गवाह है कि अगर डकी भाई वर्सेस शाम अदरीस कंट्रोवर्सी ना हुई होती तो आज डकी भाई ना होता। डकी ने शाम अदरीस, जो कि उस वक्त के डेली व्लॉगर थे, को अपनी वीडियो में बुरी तरह रोस्ट किया एंड इट वेंट वायरल। अब उस वीडियो के अंदर डकी भाई का जो मौक़िफ़ था वो ये था कि शाम अदरीस एक क्रिंज कंटेंट बनाता है क्योंकि वो अपनी फियांसे फ्रोगी को अपने कंटेंट के लिए अपनी वीडियोस में इस्तेमाल करता है। लेकिन ये कंट्रोवर्सी फिर एक वीडियो तक महदूद नहीं रही, बल्कि बहुत ज़्यादा पर्सनल होगी। डकी ने यह कहा कि उसकी जान को खतरा है। शाम अदरीस ने स्ट्राइक भेज के उसके फेसबुक पेज को उड़ा दिया। शाम अदरीस ने यह कहा कि उनकी बीवी के ऊपर पर्सनल अटैक किया गया मीट एंड ग्रीट इवेंट के दौरान। और फिर ये लड़ाई इन दो अफराद तक महदूद न रही, बल्कि ये लड़ाई इन दो लोगों के फैंस के दरमियान में भी थी। डकी के फैंस शाम अदरीस के फैंस को बुरा भला कहते और इसी तरह शाम अदरीस के फैंस डकी के फैंस को बुरा भला कहते। अब इस पूरी कंट्रोवर्सी का कंक्लूजन ये निकला कि इस लड़ाई के अंदर जीत डकी भाई की हुई और शाम अदरीस को जिल्लत का निशाना बनाया गया। लेकिन अब 7 साल बाद शाम अदरीस वापस आया और उसने एक वीडियो के जरिए डकी को इतना बुरी तरह एक्सपोज किया दैट इट हैज डिस्ट्रॉयड एवरीथिंग डकी हैज एवर बिल्ट। और फिर इस वीडियो के बाद डकी को एक्सपोज करने का एक सिलसिला ही चल गया हो। कई और कंटेंट क्रिएटर जैसा कि शमीर अब्बास, बदला ब्रदर्स, तलहा रिव्यूज, मुनीब की मीम्स की वीडियो सामने है कि जिनके जरिए डकी भाई को बुरी तरह से एक्सपोज किया गया और इसकी वजह से वो इस वक्त रुसवा होकर रहे। अब डकी का डाउनफॉल क्यों आया? अगर इसके पीछे की वजूहात पर बात करें तो मुझे ज़ाती तौर पर ये लगता है कि शाम अदरीस की वीडियो वो पहला फैक्टर नहीं था जिसकी वजह से डकी भाई का ये सवाल शुरू हुआ। क्योंकि मेरे मुताबिक एक कंटेंट क्रिएटर का जो सबसे बड़ा हथियार है वो उसका कंटेंट होता है। अब डकी का सबसे बड़ा मसला है उसका क्रिंज कंटेंट, ऐसा कंटेंट जो कि वैल्यू एड नहीं करता। अब इस बात को थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि डकी के इस वक्त 8 मिलियन के करीब सब्सक्राइबर हैं, ये एटलीस्ट थे, और उन 8 मिलियन सब्सक्राइबर में से उसकी वीडियो पे आने वाले जो व्यूज है वो हार्डली 1 या 2 मिलियन है, जो कि उसके पूरे सब्सक्राइबर का सिर्फ 15 से 20% बनता है। यानी कि उसके ज्यादातर जो सब्सक्राइबर है वो उसको पहले ही छोड़ चुके हुए हैं। और अगर ये सब्सक्राइबर डकी की वीडियोस को पहले नहीं देखते थे तो उसकी सबसे बड़ी वजह थी तो वैसा कंटेंट बनाता है जो कि वैल्यू एड नहीं करता। देखिए, जब आपके पास 8 मिलियन सब्सक्राइबर है, यानी 80 लाख लोग आपके पास हैं, तो इतनी बड़ी ऑडियंस के साथ आपके ऊपर जिम्मेदारी भी आयद होती है कि आप ऐसी ऑडियंस को ऐसा कंटेंट दिखाएं जो कि उनके लिए फायदेमंद साबित हो।
क्योंकि जिंदगी सिर्फ शुगर मेला ही नहीं है, जिंदगी सिर्फ हंसी मजाक नहीं है, बल्कि मोरल वैल्यूज एंड ह्यूमन वैल्यूज को भी हमें कहीं ना कहीं जगह देनी चाहिए। अब वो लोग जिन्होंने 2017-18 के अंदर डकी को सब्सक्राइब किया था और वो डकी को बहुत ज्यादा कूल समझते थे, वो आज 7 साल बाद काफी मैच्योर हो चुके हुए हैं और वो इस बात को रियलाइज करते हैं कि डकी का जो कंटेंट है वो उतना वैल्यूएबल नहीं है जितना होना चाहिए, जिसकी वजह से डकी के सब्सक्राइबर के 70 से 80% लोग उसके कंटेंट को देखना बंद कर चुकी हुई है। अब शाम अदरीश की जो वीडियो है ये लास्ट ब्लो था डकी को मुकम्मल तौर पे एक्सपोज करने के लिए, यानी फजूल कंटेंट की वजह से दीवार के अंदर ऑलरेडी दरारें आ चुकी हुई थी और शाम अदरीश की वीडियो वो एक आखिरी ब्लो था जिससे डकी की रेपुटेशन मुकम्मल तौर पे तबाह हो गई। अगर डकी का भी ऐसा कंटेंट बनाता होता जो कि उसके सब्सक्राइबर के लिए इन द लॉन्ग रन वैल्यू ऐड करता, तो मुझे नहीं लगता कि शाम अदरीश की सिर्फ एक वीडियो से इतनी बड़ी तबाही होती। इस वक्त 1 मिलियन के करीब लोग डकी को अनसब्सक्राइब कर चुके हैं। रीजन क्या है कि लोगों को फाइनली ये रियलाइज हो चुका है कि जो डकी का कंटेंट है वो वर्थ इट नहीं। दूसरा फैक्टर है दैट ही हैज नॉट प्रूव्ड हिमसेल्फ अ मैन ऑफ प्रिंसिपल। अब देखिए शाम अदरीश और डकी भाई कंट्रोवर्सी स्टार्ट ही इस वजह से हुई थी कि डकी का ये कहना था कि शाम अदरीश अपने कंटेंट के अंदर लड़कियां लेके आता है, अपनी फियांसे को लेके आता है और उसके जरिए वो पैसे कमाता है। आज डकी वही सारे काम कर रहा है जिसके ऊपर वो कभी दूसरों को क्रिटिसाइज किया करता था। अगर आज डकी के कंटेंट को देखा जाए तो उसका जो 90% कंटेंट है वो उसकी बीवी के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है। कोई ऐसी वीडियो नजर नहीं आती जिसके अंदर उसकी बीवी नजर ना आए। तो देखिए, जब आप किसी दूसरे बंदे को एक गलत काम के ऊपर क्रिटिसाइज करते हैं और उसको काम छुड़वा के जब आप खुद काम करने लग जाते हैं तो थिंग्स डजंट मेक सेंस। तीसरा फैक्टर है डकी की स्पॉइल्ड इमेज। अब देखिए, जब आप एक बड़ी ऑडियंस को टच कर रहे होते हैं तो इस बात की पॉसिबिलिटी है कि 80 लाख लोगों में से कुछ 2, 4, 5 लोग उठेंगे और वो आपके काम को बुरा भला कहने लग जाएंगे, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द आइडिया आपका काम अच्छा है या बुरा है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर एक इंसान के ज़र्फ का पता चलता है उसके सब्र से कि वो ऐसी सिचुएशन के अंदर सब्र कैसे करता है, जबर कैसे करता है। जब आपको लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, आपको लोग वीडियोस बना रहे हैं, तो बनता ये है कि आप उन वीडियोस का जवाब, उस क्रिटिसिज्म का जवाब इन अ पॉजिटिव वे दें। लेकिन देखने में ये आया है कि जिस शख्स ने भी डकी के ऊपर वीडियोस बनाए, जिस शख्स ने भी डकी को क्रिटिसाइज किया, उसके साथ बुरा ही हुआ। किसी को किडनैप कर लिया गया, किसी के घर में फेक रेड हुई, किसी के चैनल के बस स्ट्राइक भेजी गई और किसी की तो वीडियोस ही उड़ा दी गई। अब मुझे ये लगता है कि किसी भी शख्स का ग्रैंडोर तब सामने आता है जो ऐसे सिचुएशन के अंदर सब्र से काम लेते हैं। अब आप टच कर रहे हैं 80 लाख लोगों की ऑडियंस को। जब वो ऑडियंस ये देखती है कि यार ये बंदा तो 2 मिनट के अंदर ही किसी के घर में पहुंच जाता है, ये बंदा तो 2 मिनट के अंदर किसी से लड़ाई करने लग जाता है, तो वो लोग ये समझते हैं कि एज अ पर्सन ही इज नॉट एन आइडियल पर्सनैलिटी टू फॉलो। तो अल्टीमेटली लोग आपसे गैप पर आना शुरू हो जाते हैं और आपको फॉलो करना बंद कर देते हैं। दोस्तों, डकी के साथ जो हुआ और जो हो रहा है, इट इज अ वेक अप कॉल फॉर ऑल ऑफ अस। खासतौर पे वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल पकड़ा दिए हैं और उनको डेली व्लॉगर्स बनाया जा रहा है ताकि वो भी डकी की तरह कामयाब हो जाएं, वो डकी के हशर को इबरत का निशान समझे और अपने बच्चों को ऐसे कामों से बाज कर। दोस्तों, अगर पाकिस्तान के अंदर डेली व्लॉगर्स इतनी ज्यादा मशहूर और मकबूल है तो मैं समझता हूँ कि उसके लिए कहीं ना कहीं मैं जिम्मेदार हूँ, कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार है। अगर आज डकी मशहूर है, रजब भट्ट मशहूर है, अगर आज सिस्टोलॉजी मशहूर है, तो उनको मशहूर बनाने वाले मैं और आप ही। ये बात मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर वैल्यूएबल कंटेंट बहुत ज़्यादा कम बनाया जाता है। रीज़न क्या है कि पाकिस्तानी लोग वैल्यूएबल कंटेंट देखते ही, तो जब देखा गंद जाएगा तो बनाया भी गंद ही जाएगा। ये बहुत सादा सा कानून है सप्लाई एंड डिमांड का हमारी सोसाइटी के अंदर। जब डिमांड होगी बुरे कंटेंट की तो उसकी सप्लाई भी मिलेगी। जब लोग चाहेंगे बुरा कंटेंट बनाना, फैमिली व्लॉगिंग हो, डेली व्लॉगिंग हो, अपनी फैमिलीज को दिखाया जाए, प्राइवेसी ब्रीच हो जाए, तो डेफिनेटली ऐसे लोग उठेंगे जो कि फैमिली व्लॉगिंग करेंगे क्योंकि उनको देखने वाले हम लोग हैं। ऐसे लोग उठेंगे जो कि अपने घर की खवातीन को दिखाएंगे क्योंकि उनको देखने वाले मैं और आप हैं। देखिए, अगर एक इंसान चूरन बेच रहा है तो वो चूरन बिकेगा तब जब मैं और आप उसको खरीदेंगे। अगर ये फैमिली व्लॉगर्स, ये डेली व्लॉगर्स ऐसा कंटेंट बना रहे हैं तो उसकी रीज़न क्या है कि वो कंटेंट हम देखते हैं। वो चूरन बेचते हैं इस वजह से क्योंकि उनका चूरन बिकता है। तो मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी हम पर एज अ पाकिस्तानी और एज अ मुस्लिम आयद होती है कि हम ऐसे कंटेंट की डिमांड करें जो कि इन द लॉन्ग रन हमारे लिए वैल्यूएबल हो और इन्फॉर्मेटिव हो। अब पाकिस्तान के अंदर यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर्स का खुद एनालिसिस कर ले और आपको आइडिया हो जाएगा कि इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने वाले लोग कितने हैं और उनको कैसा रिस्पॉन्स मिलता है।
और ये फैमिली व्लॉगर्स, डेली व्लॉगर्स कितने हैं और इनको लोगों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिलता है, क्योंकि ये बड़ा बेसिक सा कानून है कि यूट्यूब के ऊपर वैसा ही कंटेंट बनाया जाएगा जैसा मैं और आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर। इस वजह से एज अ नेशन हम पर भी कुछ जिम्मेदारियां आयद होती हैं। अगर आपका कोई बच्चा, आपकी बहन, आपका बेटा ऐसे डेली व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा है तो पहली जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स को फॉलो करने से बिल्कुल बाज करें। अपने बच्चों को अगर मोबाइल दे रहे हैं तो एक लिमिट लगाएं कि वो उस मोबाइल को किस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर कोई मेडिकल के डॉक्टर इन डेली व्लॉगर्स को फॉलो कर रहा होगा तो वो अपने डॉक्टर के गोल को अचीव कर पाएगा। मुझे नहीं लगता आईटी के अंदर पढ़ने वाला बच्चा अगर इन व्लॉगर्स को फॉलो करेगा तो वो अपने आईटी की फील्ड में आगे जा सकेगा। एक इंजीनियर कभी भी अच्छा इंजीनियर नहीं बन सकेगा अगर वो इन डेली व्लॉगर्स की डेली लाइफ को फॉलो करता है। ये जो आजकल हर 18-20 साल के बच्चे के हाथ के अंदर मोबाइल है और वो फैमिली व्लॉगर बन चुका है, डेली व्लॉगर बन चुका है, हमें इस ट्रेंड को भी डिस्करेज करना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान के अंदर ये जो नेगेटिव ट्रेंड है ये बदले और पाकिस्तान की जो इमेज है वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बेहतर हो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाज़त, मेरी मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।